लो आ गए वापस कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 के साथ। तो पार्ट 1 में हमने स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट थ्योरी पूरी की थी और इस वीडियो में हम पूरे सम्स देखेंगे। तो जो पार्ट 1 की वीडियो थी इनमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है, एग्जांपल के साथ, थ्योरी के साथ, उसका आंसर और नोट्स के साथ सब अच्छे से बताया था। पूरे कॉन्सेप्ट एकदम ईजीएस्ट वे में कवर किए थे। अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे कि उनके सम्स कैसे करते हैं। अभी इस वीडियो में ये टॉपिक कवर्ड है कि जेड टेस्ट 2 टेल के साथ कवर किया है, टी टेस्ट 1 टेल के साथ कवर किया है। सारे एग्जांपल्स ऐसे कवर किए हैं कि इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, कुछ रह ना जाए। तो चाहे स्क्वायर टेस्ट किया है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन, कोरिलेशन का ईजीएस्ट फॉर्मूले के साथ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जो ये वन वे अनोवा है, फ्राइडमैन टेस्ट है एंड क्रूस्कल की टेस्ट है, इसके वीडियोस पहले से है चैनल पे, तो वो वहाँ से देख लेना। अगर इसमें ऐड करने चाहूँगा तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और वो टाइम भी चला जाएगा। तो वो ये 3 टॉपिक्स की वीडियो वहाँ से देख लो, बाकी इसमें सब कवर्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक भी कर दो और कमेंट में वीडियो देखने के बाद बताना कि फीडबैक देना कैसी लगी वीडियो, और ऐसे वीडियो बनाना चाहिए या बस ये टाइम वेस्ट है। और सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो, नहीं तो क्या ये आपके पैसे जाते होंगे करने के लिए, तो रहने दो। बाकी लाइक और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे देना। तो भाई चलो शुरू करते हैं सैम्पलिंग टेस्ट के साथ। अभी सैम्पल्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब पिछली वीडियो में एकदम डिटेल में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, एकदम आराम से समझ जाएगा सब कुछ। तो सैम्पलिंग टेस्ट में सैम्पल्स क्या होता है, अभी देखो ये पूरा पॉपुलेशन है, उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसको बोलते हैं सैम्पल। अभी समझो एक मैम है कोई सी भी, उसको उनको करना है कि देखना है कि मूसा के क्वेश्चन बैंक का कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो ये आईडीएस में समझो 100 बच्चे हैं, तो अभी वो सबका तो टेस्ट कर नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, मूसा की क्वेश्चन बैंक देने से पहले तो वो 4-5 बच्चे सिलेक्ट करेंगी, उनको उनका पॉइंटर पूछेंगे और पॉइंटर का मीन निकाल के रखेगी। और फिर जब मूसा की क्वेश्चन बैंक देगी, तब देने के बाद फिर से रैंडमली उन्हीं 100 बच्चों से कोई सा भी 4-5 बच्चे लेगी और उनको पॉइंटर पूछेगी और पॉइंटर के बाद उनका मील निकालेगी। अभी अभी उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि मूसा के क्वेश्चन बैंक का कुछ अफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो जो मीन को कंपेयर करने के लिए टेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं सैम्पलिंग टेस्ट। अभी ये 5 टाइप के होते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, फ्राइडमैन, क्रूस्कल्स। अभी जब हम दो सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए एफ टेस्ट, टी टेस्ट एंड चाई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा सैंपल्स के मीन्स हो, उनको कंपेयर करना हो, तो उसके लिए अनोवा, फ्राइडमैन और क्रूस्कल ये एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है। तो अभी देखते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखो, जब मैम ने कंपेयर किया था 2 मीन्स को पे मूसा के क्वेश्चन बैंक देने से पहले एंड बाद में, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। तो वो होता है म्यू अपन इज इक्वल टू लेते हैं ऐसा। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो होता है कि नहीं, कुछ तो फ़र्क आया है, बच्चों में सुधार आया है मूसा की क्वेश्चन बैंक देने के बाद, तो उसको कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब देयर इज चेंज बिटवीन 2 मीन्स, ऐसा कि वो इक्वल नहीं है। अभी इसमें और एक कंसेप्ट आता है 2 टेल का एंड 1 टेल का। तो जब हम ऐसे इक्वल लेते हैं कि अभी समझो मैंने कहा कि मुझे 8.5 पॉइंटर आएगा, तो 8.5 ये मैं दावा कर रहा हूँ कि 8.5 पॉइंटर आएगा, तो इसको कहते हैं इक्वल, मतलब कि इतना ही आएगा ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा ना कम ऐसा बोल रहा हूँ। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है, उसका उल्टा कि 8.5 नहीं आएगा। तो अभी नहीं आएगा तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। तो इस मतलब ये दोनों साइड जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं 2 टेल। अभी एक एग्जांपल लो कि मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू लिए रैंडम 5%। तो अभी इसका ये देखते हैं ग्राफ, कि ये ग्राफ है
ये बीच में 0 होता है, जैसे कि अपने को पता ही होता है। तो जो ये 2 12 मतलब दोनों तरफ भाग सकता है, इसलिए अपन दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। अभी अब मैंने 5% लिया था, तो आधा इस साइड आधा उस साइड। तो जेड की वैल्यू एट अल्फ़ा 5% होती है 1.96। तो अगर मतलब 1.96 से बड़ा होगा तो वो रिजेक्शन जोन में चला जाएगा, इससे छोटा होगा तो भी वो रिजेक्शन जोन में चला जाएगा। अगर ये इन दोनों के बीच में लाई करता है तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये होता है 2 टेल का कंसेप्ट, जब वो दोनों तरफ जा सकता है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट रहेगा, मतलब मैं एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, नहीं ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि समझो मैंने कहा कम आएगा और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि ज़्यादा आएगा। तो इस केस में वो एक ही तरफ भाग रहा है, ज़्यादा आएगा, मतलब कि ग्रेटर की तरफ। ये 0 होता है, इस साइड माइनस वैल्यू होती है और इस साइड पॉजिटिव। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कम आएगा 8.5 से, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल रहा है कि ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा की तरफ अपन लगा देते हैं लिमिट, जो होगी 1.96। मतलब अल्फ़ा पे डिपेंड करेगी ये लिमिट क्या होगी। अगर ये 1.96 से छोटा होगा तो अपन तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते, नहीं तो रिजेक्ट करते। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स, मतलब 1 टेल एंड 2 टेल। सैम्पलिंग टेस्ट की ये है पहली टेस्ट, इसको जेड टेस्ट या एफ टेस्ट भी कहते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देखते हैं कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट होती है। अभी अगर सैम्पल की वैल्यू 30 या 30 से ज़्यादा होगी तो हम इस जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। और जेड टेस्ट में हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया होता है, वो हमें टी टेस्ट के लिए नहीं देते। तो इससे समझ, अगर ये सैम्पल साइज से और इस पॉपुलेशन की मीन से समझते हैं अपने को कौन सी टेस्ट यूज़ करनी है। तो इसमें क्या होता है, हम जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये होते एवरेज वैल्यू, ये होती है जो हम क्लेम करते हैं। जैसे मैंने क्लेम किया था कि मुझे 8.5 पॉइंटर से कम आएगा या ज़्यादा आएगा, तो मैं जो क्लेम कर रहा हूँ वो होता है मीन। अभी आप बताओ, जो वीडियो आप देख रहे हो, जितना मेरे को नॉलेज है, ऐसा आपको लग रहा है, उससे कितना पॉइंटर आएगा वो आप कमेंट में बताओ, देखते उतना आता है या नहीं। तो जो क्लेम करते हैं उसको बोलते हैं मीन वैल्यू। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का दिया जाता है। और ये एन होता है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, मतलब सैम्पल साइज़ कितनी है वो। और अगर समझो हमने ये इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, वो जेड के अल्फ़ा की टेबल की जो वैल्यू है उससे अगर छोटी हुई तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये छोटी नहीं हुई कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये अगर ये छोटी नहीं हुई तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो इसके स्टेप्स होते हैं कि पहले हम नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब इस फॉर्मूले से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपने को दिया जाता है, अगर नहीं दिया तो यही लेते हैं अपन, लेकिन दिया जाता है। और फिर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब जेड के टेबल की वैल्यू एट दैट अल्फ़ा। और फिर डिसीजन लेते हैं ऐसा कि छोटी होगी तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, नहीं तो फिर रिजेक्ट। तो ये क्वेश्चन है मे के 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेस्ट ली गई, उसका एवरेज स्कोर आया 80 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, और टीचर ने एक नया टीचिंग करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है। उसको ऐसा लगता है कि उसके नए टीचिंग करिकुलम से इनके मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ अच्छा इफेक्ट आएगा। तो उसने एक रैंडम टेस्ट किया जिसका मतलब 38 स्टूडेंट्स पे रैंडम टेस्ट किया कि जिसका उसको मीन मिला 88 विथ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। तो वो बोल रही कि ऐसा कोई एविडेंस है सपोर्ट करने के लिए कि उसका नया टीचिंग करिकुलम अच्छा है या नहीं है। तो अभी अपन देखते हैं कि आपने को गिवन क्या क्या है। तो देखो 38 स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ़ सैंपल दिया है 30, ये 30 से ज़्यादा है, मतलब बड़ा ही है। तो अब इसमें ऑफकोर्स जेड टेस्ट यूज़ करेंगे अपन। और जो एवरेज स्कोर मतलब वो क्लेम कर रही है कि इससे ज़्यादा आएगा, ये अभी का है और इससे ज़्यादा आएगा, ये यहाँ पे क्लेम है। तो वो हो जाएगा 80, मतलब कि म्यू की वैल्यू। और जो एवरेज वैल्यू जो दी गई थी वो थी 88, मीन वॉज 88, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है। तो स्टेप 1 है नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते पहले अपन की वो इक्वल ही होता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं कि वो चेंज हो गया है 8 से, मतलब 8 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 टेल टेस्ट है। ठीक, देखेंगे आगे। स्टेप 2,
अभी हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी ये फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे 88 माइनस, तो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू आई है अपनी की 4.93। तो स्टेप 3 में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं जो कि अल्फा दिया गया है 0.05। अभी जेड की वैल्यू जेड टेबल में एट 0.05 1.96 है। तो हम डिसीजन लेंगे कि जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू जो जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू है 4.93 और जेड की अभी की वैल्यू है टेबल की 1.96, क्या ये इससे छोटी है? तो नहीं, जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू इससे छोटी नहीं है, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अभी देखो ये इम्पोर्टेंट है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि ये इक्वल है, कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि इसमें कोई चेंज आया। और ये मैम भी कह रही है कि उसके नए टीचिंग करिकुलम की वजह से चेंज आया है। तो जो मैम कह रही थी वो सही है, तो इसका एविडेंस है कि हाँ मैम सही कर रही है, इसका एविडेंस मिल रहा है अपने को, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं कि चेंज आया है, और ये भी बोलते हैं चेंज आया है, तो एविडेंस है। अभी देखते हैं ये ग्राफ कि ये 2 टेल टेस्ट था, तो फिर वैल्यू अपने इसके बीच में आनी चाहिए। इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं कि -1.96 to 1.96 ये जेड की वैल्यू थी, इसके बीच में आनी चाहिए। ये होता है अपना एक्सेप्टेंस रीजन और ये होता है रिजेक्शन रीजन। तो जो क्लेम था वो ट्रू था। सैम्पलिंग टेस्ट के अगले टेस्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि टी टेस्ट। अभी जेड टेस्ट में हमने क्या किया था, 2 टेल का एग्जांपल देखा था। अभी इसमें क्या करेंगे, 1 टेल का एग्जांपल देखेंगे। मतलब मैंने इस पूरे सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन चूज़ किए कि आपको इसी में सारे कंसेप्ट आ जाए, सारे कंसेप्ट कवर हो जाए, कि कुछ और देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसमें हम 1 टेल का एग्जांपल देखेंगे। पिछली बार 2 टेल का देखा था। अभी टी टेस्ट में कैसा होता है, जैसे पहले भी बताया था कि जेड टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो। अगर 30 से छोटी वैल्यू होगी तो हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। अभी टी टेस्ट को हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया जाता, इसमें हमें मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है, जो कि इस फॉर्मूले से निकलता है एक्स माइनस एवरेज, मतलब एक्स बार मीन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो टी का फॉर्मूला होता है, टी कैलकुलेटेड का, कि सेम ही फार्मूला होता है, बस इधर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे ऐसा आता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो और इसमें टी की जो टेबल की वैल्यू है उसको निकालने के लिए अल्फ़ा के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो भी नंबर ऑफ सैंपल होगा -1। अभी इसके स्टेप सेम ही होते हैं। पहले हम नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं, फिर टी की टेबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और डिसीजन लेते हैं। डिसीजन भी सेम ही होते हैं, अगर वो 1 टेल का डिपेंड करते हैं थोड़ा सा। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक फिटनेस कोच है कि उसने एक नया डाइट प्लान बनाया है। वो बिलीव करता है कि ये नया डाइट प्लान बॉडी फैट को रिड्यूस करता है। अभी प्रीवियस एक छोटे से 4-5 लोगों का उसने मीन निकाला, उनका बॉडी फैट था 28%। अभी उसने नए डाइट प्लान के साथ 18 एथलीट का नया, मतलब कि उनका जज किया, उनको कैलकुलेट किया उनका नया बॉडी फैट, तो उनका मीन आया था 25.4% और उसने स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है 4.6। तो ये सॉल्व करना है कि ये बोल रहा है कि कम होता है, तो ये 1 टेल का आएगा, 1 टेल केस के लिए केस में। तो नंबर ऑफ सैंपल दिया है 18 एथलीट को इसने स्टडी किया था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है 5%, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4.6। अब ये पहला था, मतलब ये क्लेम कर रहा है कि इससे कम होगा, 28% से कम होगा, तो ये मेन आएगा कि ये क्लेम कर रहा है इसको 28 कर, तो म्यू इज इक्वल टू 28 आएगा और इक्वल टू ही आएगा। और जो मीन उसने फाइंड किया था वो था 25.4। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल होता है या लेस देन भी हो सकता है, अगर वो पहले से दिया गया है तो म्यू इज इक्वल टू 28%, मतलब ये बोल रहा है कि इससे कम होगा, तो ये अभी इक्वल कंसिडर करेंगे। और वो क्या कह रहा है कि इससे कम होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डालेंगे अपन कि
बॉडी फैट 28 से कम हो गया। अभी सेम टी की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन और ये √10, तो इसकी वैल्यू आती है कुछ -2.318। अभी हम अल्फ़ा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। अभी अल्फ़ा की वैल्यू दी नहीं गई है तो हम 0.05 कंसिडर करते हैं डिफ़ॉल्ट में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1 जो कि 18-1 है 17। तो टी के टेबल में 0.05, 17 की वैल्यू देखेंगे कि जो आती है -1.740। अभी वो सब टेबल वेबल दिखाते रहूँगा तो फिर बहुत लंबी बन जाएंगी वीडियो, तो आपको आता ही होगा वो टेबल देखना। बस क्या कॉलम्स होते हैं उसमें, इधर अल्फ़ा की वैल्यू दी गई होती है, इधर नॉर्मल वैल्यू दी गई होती है 1 2 3 4। तो 0.0 के लाइन में ये वाली वैल्यू देखो 17 की, तो वो होगी 1.740। तो अभी डिसीजन लेंगे कि क्या कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, ठीक है 2.318 है, ये 1.74 है, तो ये छोटी नहीं है बड़ी है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा। अभी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अभी ये वन टेल है तो हम इससे भी जो पता लगा सकते हैं कि ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ये एक्सेप्टेंस रीजन है, रे रिजेक्टेंस रीजन है। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि कम होगी मतलब ये 0 है तो 0 से कम निगेटिव की तरफ जाएगी। अभी कम होने पर अपन लिमिट लगा देंगे, क्योंकि हम तय करेंगे कि ये लिमिट तक ही कम होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कम होगी तो रिजेक्ट कर देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू टी टेबल की आई थी वो -1.740, और ये जो वैल्यू थी ये थी -2 पॉइंट, मतलब वो कहीं पे यहाँ पे आ रही थी -2.183, जो कि रिजेक्शन जोन में आ रही है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। और जो कोच क्लेम कर रहा था कि उसके नए डाइट प्लान की वजह से बॉडी वेट रिड्यूस होता है, तो वो क्लेम उसका बराबर है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और नल हाइपोथेसिस बोल रहा था कि नहीं वो इक्वल उतना ही है 28। ये है सैम्पलिंग टेस्ट की अगली टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट, जो भी कह लो। अभी चाय पीना अच्छा लगता है अपने को तो अपन इसको चाय स्क्वायर ही बोलेंगे। ये होते हैं नॉन पैरामेट्रिक मतलब अभी एफ टेस्ट में और टी टेस्ट में अपने को कैसे दिया था कि मीन वैल्यू ये होगी, क्लेम ये कर रहा है, ये सब इसमें नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो नॉन पैरामेट्रिक हो गई। तो चाय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू। अभी ऑब्जर्व वैल्यू अपने को दी जाती है टेबल में, और एस्टिमेटेड वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ती है। और एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, रो टोटल कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। अभी अल्फ़ा हमें दिया गया होता है नहीं, तो 0.05 बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करते हैं। इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ होता है जैसे टी टेस्ट में होता था। इस फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉलम्स -1 एंड नंबर ऑफ रोज -1 इनका मल्टीप्लाई। अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन लोगों ने एक टेस्ट कंडक्ट की जिनमें जेंडर के बेस पे इन्होंने डिसाइड किया कि लोग ऑनलाइन प्रेफर करते शॉपिंग करना या स्टोर में जाके करते। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हुआ तो इनकी टेस्ट सही थी कि जेंडर के बेस पे डिफ़र करता है शॉपिंग करना। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो फिर ये जेंडर मेल बेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइप ऑफ शॉपिंग में। तो जो हमें दिया गया है कि मेल फीमेल और इनका टोटल जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं, जो इन स्टोर में शॉपिंग प्रेफर करते हैं, और मेल कितने हैं वो फीमेल कितने हैं और इनके टोटल वैल्यूज़। तो अपन एक टेबल बनाएंगे कि जिनमें एक एक वैल्यू को प्लेस करेंगे कि मेल जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं वो आएंगे ऑब्जर्व वैल्यू में, जो दी गई वैल्यू होती है वो आती है ऑब्जर्व वैल्यू में, और एस्टिमेटेड वैल्यू हम इनके लिए फाइंड करेंगे। तो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी 60। मेल जो इन स्टोर शॉपिंग प्रेफर करते हुए आएगी 40। ऐसे फीमेल का आएगा ऑनलाइन और इन स्टोर का, और एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं अभी मेल और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। मेल के लिए कॉलम टोटल हो जाएगा 100, तो 100 आएगा इंटू रो टोटल। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मेल और ऑनलाइन शॉपिंग का है 130, तो 130 डिवाइडेड बाय 200। जब इनको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा
132/2 जो कि 65 होता है। तो ऐसे ही फाइंड करेंगे। अभी मेल और इन स्टोर शॉपिंग, मेल का कॉलम टोटल है 100 और इन स्टोर शॉपिंग का रो टोटल है 70। तो 70 डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज़, इसका आएगा 35। ऐसे ही इन दोनों का भी फाइंड करेंगे। अभी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 5 आती है और उसका स्क्वायर 25। तो ऐसे ही सबका 75 माइनस 65 5 आती है, उसका स्क्वायर 25। 30 माइनस 35 माइनस 5 आता है, उसका स्क्वायर 25। तो ये फाइंड करने के बाद इस ऑब्जर्व माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू के स्क्वायर को वापस एस्टिमेटेड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मतलब 65 35 इनसे। तो ये वो वैल्यूज आती है 25 डिवाइडेड बाई 65 0.8346, 25 डिवाइडेड बाई 35 0.7142। मेरी कैलसी ख़राब हो गई थी इसलिए थोड़ा सा ये 1.4 हो गए थे, ये बाकी वैल्यूज ब्लर हो गई थी। सो आगे की वैल्यू है 0.3846 एंड 0.7142। तो इसका एडिशन आता है समेशन ऑफ, मतलब कैलकुलेटेड का स्क्वायर वैल्यू 2.1976। स्टेप 2 है अल्फ़ा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना। अभी अल्फ़ा दिया नहीं गया है तो हमने नहीं दिया गया है 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम है कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस नंबर ऑफ रोज। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो 2 माइनस 1। वैसे ही नंबर ऑफ रोज भी 2 ही है, तो 2 माइनस 1, 1 इंटू 1 1 होता है। तो हम चाय स्क्वायर के टेबल में 0.05 एंड 1 ये वैल्यू देखेंगे, जो आती है ये 3.841। तो डिसीजन लेंगे कि अगर कैलकुलेट वैल्यू हमारी जो आई है वो ये टेबल की वैल्यू से छोटी होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। अभी 3.69 ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है इस टेबल की वैल्यू से, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। सेम इसका भी टेबल बनता है कि ये जो टेबल की वैल्यू थी वो थी 3.84 और दोनों तरफ लेंगे, टोटल का था जो हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू आई थी इस रेंज के एक्सेप्टेंस रीजन के बीच में, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, इनको कैसे फाइंड करते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता ही होगा, और ये स्टैंडर्ड एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना नई बात है, वो देखेंगे हम। तो ये हमको डेटा दिया है एक्स का जिसमें 10 वैल्यूज़ है, तो वो है हमारा एक्स। तो मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इन सब का सम करेंगे जो क्या है 38 डिवाइडेड बाय एन, एन है 10। तो मीन आया है हमारा 3.8। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, मतलब मीन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अभी एक्स माइनस मीन की भी वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स है, एक्स माइनस मीन मतलब 3.8, ये ऐसे फाइंड करेंगे 4 माइनस 3.8 तो आई 0.2, ऐसे सबकी फाइंड करेंगे। और इसका स्क्वायर चाहिए हमें तो इसको स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद इसका समेशन चाहिए तो इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका समेशन। तो ये वैल्यू लेंगे हम 31.6 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, एन था 10, 10 माइनस 1 9। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 1.874, जिसका फॉर्मूला था रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। अभी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन अभी देखा कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया था हमारा 1.874 डिवाइडेड बाय रूट एन, एन था 10, तो वो आ जाएगा 1.87 डिवाइडेड बाय रूट 10। स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा 0.9592। अगला देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल पिछले वाली वीडियो में बताया था कि क्या पूरा कॉन्सेप्ट होता है, एकदम डिटेल में बताया था। तो जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार मतलब मीन प्लस माइनस टी, टी की वैल्यू एट अल्फ़ा बाई 2, जो भी अल्फ़ा दिया गया होगा वो बाय उसका आधा इंटू ये स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रूट एन। और वही अगर सैम्पल साइज़ बड़ी हो 30 या 30 से बड़ी, तो उसके लिए जेड की वैल्यू लेते हैं एंड पॉपुलेशन का मीन लेते हैं। ये अल्फ़ा की वैल्यू की जगह अपन नॉर्मली अल्फ़ा बाई 2 पुट करते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1।
तो इस केस में हमारे पास 10 वैल्यूज है जो कि n से छोटी है, इसलिए हम t वाला फॉर्मूला लेंगे। तो मीन प्लस माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है एट 0.025, जनरली हम 5% लेते हैं तो उसका आधा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, तो 10-1 9। तो ये वाली वैल्यू लेंगे इनटू जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आया था, स्टैंडर्ड डिविएशन था 1.874, नहीं, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन था 1.874 डिवाइडेड बाय √10, तो यही वैल्यू आ जाएगी फिर जो थी वापस 0.592। अभी ये रेंज बनेगी, मतलब 3.8 इनको इसकी वैल्यू निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करके, अभी मेरे पास टेबल नहीं, उतना टाइम नहीं है करने के लिए, तो इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू होते हैं 1.3339। अभी 3.8 माइनस 1.339 आती है 2.46, और प्लस 3.8 प्लस ये वैल्यू आती है 4.14, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा कि ये एक रेंज बनेगी 2.46 टू 5.14। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ये कहता है अगर हम 95% कॉन्फिडेंट है कि जो भी 95% वैल्यू होंगी वो मैक्सिमम इसी रेंज में लाई करेगी, 2.46 टू 5.14। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स। तो इसमें हम पहला टाइप देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। ये म्यू होता है मीन वैल्यूज़। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है एरिया का, हम ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एरिया फाइंड करते हैं। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे प्लॉट करते हैं अपन, आधा 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 एरिया बांटते हैं, इस साइड होता है 0.5 एरिया, इस साइड होता है 0.5 एरिया। तो एरिया बेस्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है जो कि मई 2023 में आया था, क्वेश्चन 4 है उसका। एक क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ कार्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितने भी स्पीड ऑफ कार है उनका अगर ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ऐसा आता है, और उनका मीन है 90 किलोमीटर पर आवर और स्टैंडर्ड डिविएशन है 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम कोई भी एक रैंडम गाड़ी उठाए, वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से चल रही है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो जो मीन है म्यू वो हमको दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 10 किलोमीटर पर आवर का, और हमें फाइंड करना है कि स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू, मतलब जो म्यू की वैल्यू क्या है जो हमको दी है 90 किलोमीटर पर आवर, एक्स मतलब एक्स पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, तो हमने एक्स की वैल्यू कंसीडर करी 100। तो और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 10, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 100 माइनस म्यू 90 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो z इज इक्वल टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ये चेंज होके बनेगा, क्योंकि हम इसको z के टर्म्स में फाइंड करते हैं एरिया, z ग्रेटर दैन 1। तो ये हमको फाइंड करना है। अभी इसकी वैल्यू जो नहीं है, इसका भी एक टेबल होता है फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का। उसमें हमारे पास z लेस देन 1 की वैल्यू है, मतलब ऐसा टेबल है जिसमें एक 1 की वैल्यू है और इधर 0 0 देखो, तो वो 1 की वैल्यू है 0.8431। ये लेस देन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ग्रेटर देन, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से माइनस करेंगे। तो 1 से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल की वैल्यू। मतलब हमें को ग्रेटर देन फाइंड करना था, लेकिन हमारे पास लेस देन की वैल्यू थी, तो हमने इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमको ग्रेटर देन वाली वैल्यू मिल गई, क्योंकि टोटल एरिया 1 होता है, इसलिए हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया, और ये वैल्यू आई है 15.8। तो 15% 8 प्रोबेबिलिटी थी कि हम कोई भी एक रैंडम कार उठाए और वो 100 किलोमीटर के ऊपर चल रही है इसकी, थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम एरिया बेस्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला होता है, इसके बेस पे हम फाइंड करते हैं, जो होता है NCX डॉट इंटू P रेस टू एक्स इंटू Q रेस टू N माइनस एक्स।
अभी n होता है सैंपल और x होता है जो भी हमको कंडीशन दी होगी वो। अभी इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स है, जैसे कि p प्लस क्यू होता है 1। तो अगर p दिया हो और q फाइंड करना हो तो q होगा 1 माइनस पी। ऐसे मीन होता है n इंटू पी और इसमें वेरिएंस की वैल्यू होती है एन पी क्यू। अगर हमको मीन चाहिए और नंबर दिया नहीं होगा और तो वो फाइंड कर सकते हैं अपन सैंपल इनटू प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके। तो एक क्वेश्चन है कि जिसमें ऑब्जर्व किया गया है कि 40% स्टूडेंट्स सर्टन टाइप्स के ग्लासेस पहनते हैं। तो अगर हमने एट रैंडम चूज़ किया तो इसके क्या चांसेस होगा कि कोई भी ग्लास नहीं पहनता है और एटलीस्ट एक ग्लास पहनता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उन्होंने एन की वैल्यू दी है 5 और 40% पहनते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ट्रू होने की चांसेस है 40%, तो हो जाएगी 0.40। तो 1 से ये माइनस करने के बाद आती है क्यू की वैल्यू 0.6 और एन इन्होंने दिया है। और ये फार्मूला है जो कि हम नो वन वियर ग्लासेस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 0 कि कोई भी हमने रैंडमली चूज़ किया बंदा और एक भी ऐसा नहीं है जिसने ग्लास पहना, ऐसा ये इसका मतलब है। ये फॉर्मूला है कि 5 मतलब n की जगह पे आ जाएगा 5, x की जगह पे आ जाएगा 0। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये समझो। और p रेस टू एनीथिंग 1 ही होता है। बस बचा क्या q रेस टू 5 माइनस 0, क्यू की वैल्यू थी 0.6 और 5 माइनस 0 होता है 5। तो बस इसकी वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन वियर ग्लासेस एट रैंडम हो जाएगी 0.0776, मतलब 7.76%। तो नेक्स्ट है एटलीस्ट वन वियर ग्लासेस। एटलीस्ट वन वियर ग्लासेस का मतलब क्या होता है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो इतना हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि 1 2 3 ऐसे कितना दिया हमको 5, तो 5 का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर हम क्या करेंगे कि 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, उसको अपोजिट साइन कर देंगे लेस देन 1। तो इसके लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, सिर्फ 0 की वैल्यू। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके करी थी, तो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसकी वैल्यू आती है कि हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट एक ने ग्लास पहना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0.9224, मतलब 92.24 प्रोबेबिलिटी आती है इसकी। ये था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो इस फॉर्मूले के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम एरिया बेस्ड मेथड पे सॉल्व करते हैं और ये इसका फॉर्मूला था। तो ये नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इससे अपन। इसका फॉर्मूला है ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का फैक्टोरियल। अभी एम होता है इसमें मीन या वेरिएंस दोनों भी दिए जाए, इसको मीन बोलते हैं। इसका अगर मीन नहीं दिया है और नंबर ऑफ सैंपल दिया है या नंबर दिया है और प्रोबेबिलिटी पता है तो हम उससे मीन निकाल सकते हैं एन इंटू पी से। अभी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था सेम सेमिस्टर के। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है ट्रक ड्राइवर्स या टैक्सी ड्राइवर्स के, वो फॉलो करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को विथ मीन 3, मीन दिया है 3। तो आउट ऑफ 1000 टैक्सी ड्राइवर्स हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी का एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ एक ईयर में, मतलब नो एक्सीडेंट्स, एंड एक ईयर में उनके 3 या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अभी कुछ पहले से वैल्यू दी गई है, जैसे कि ई रेस टू माइनस 1 है तो माइनस एम है, तो ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू दी है, ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू है, ई रेस टू माइनस 3 की वैल्यू है और एम दिया गया है जो कि 3 है मीन। तो ये अपना फॉर्मूला था ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो पहले फाइंड करेंगे कि नो एक्सीडेंट, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई रेस टू माइनस एम था मीन इंटू 3 रेस टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, पीछे वाले एग्जांपल में भी 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो 0.3 की वैल्यू दी गई है हमको जो कि है 0.0498। तो 0.0 मतलब 4.98% प्रोबेबिलिटी है
कि किसी का एक एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा एक ईयर में, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि 3 या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट के लिए। अभी 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हमको बहुत सारा फाइंड करने पड़ेगा, मतलब 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी साइन को रिवर्स करेंगे और वो 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, तो लेस देन 3 में आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे सेम जैसे इसकी की थी, फॉर्मूला में पुट करके। अभी 0 की प्रोबेबिलिटी हमको पहले से पता थी, तो हम 1 की फाइंड करेंगे फार्मूला में पुट करके, e−3 3/1/1 फैक्टोरियल। ऐसे ही 2 की करेंगे और इनको ऐड करके 1 से माइनस करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आती है 0.3486। तो इसका मतलब 34.86% चांसेस है कि लोगों के 3 या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। तो हमने इन लोगों ने ये पूछा है कि नंबर फाइंड करो, कि अप्रॉक्स नंबर ऑफ ड्राइवर्स, कि कितने नंबर ऑफ ड्राइवर्स होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स पता है 1000, तो इससे इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नो एक्सीडेंट का हो जाएगा 1000 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 49.8। अप्रॉक्स 50 ड्राइवर्स ऐसे है कि जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता एक ईयर में। वैसे 3 और मोर, इसके लिए भी हम टोटल नंबर लेंगे 1000 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी करेंगे जो थी 3.0.3486, तो ये आता है 347 ड्राइवर्स अप्रॉक्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टीम एंड लिफ्ट। ये बहुत इजी है। स्टीम एंड लिफ्ट में कैसे करते हैं, हम इसको पहले अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सिर्फ टेंस वैल्यू जो है वो लिफ्ट में लिखते हैं, और इसके पहले की जो वैल्यू है वो स्टेम में लिखते हैं। अभी इधर 9 तक ही है, अगर ऐसा होता 12.2 124 586, तो हम सिर्फ ऐसा लिखते हैं, मतलब 1285 और जो 4 की वैल्यू हो इसके आगे, और 6 की वैल्यू इसके आगे। अभी इन वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज किया है, तो हम स्टेम एंड लिफ्ट में डिवाइड करेंगे। पहले क्या है 2, तो 2 और क्या क्या है देखो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 9 है डायरेक्ट, तो वो लिखेंगे 2 3 4 5 एंड 9 है। तो 20 को कैसे लिखेंगे, इधर 2 है तो 0 आगे, 23 का 3 आगे, 7 आगे। अभी 32 शुरू हुआ तो 3 इधर है तो 2 इसके आगे, 34 का 4, ऐसे सारे वैल्यूज़ का लिखेंगे। अभी इनमें डिफरेंस देखो, बहुत मिनिमल डिफरेंस है 2 और 3 में, 3 और 4 में, लेकिन 4 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये वैल्यू हो जाएगी आउटलायर। आउटलायर मतलब जो जनरल वैल्यूज से दूर की वैल्यू होती है। ये जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह ट्रेन करते हैं तो उनको उनका रिजल्ट अफेक्ट करता है, ये मीन की वैल्यू चेंज करते हैं वगैरह, तो एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो जिससे आउटलायर्स को रिमूव किया जाता है। लो, अगला क्वेश्चन है रिग्रेशन ऑफ लाइन। अभी रिग्रेशन ऑफ लाइन यूज़ करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए। मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक टाइप है रिग्रेशन लर्निंग, जिसमें हम कंटिन्यूस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। अभी ये y होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इस x के बेस पे y की वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है। तो इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू b0 प्लस b1x। अभी ये होता है इंटरसेप्ट, और ये होता है कोएफिशिएंट कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले अपन b1 निकालते हैं। b1 का फॉर्मूला है n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स द समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स का समेशन चाहिए, वाई का समेशन चाहिए, और एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए। तो हमारे पास एक्स और वाई दिया रहता है, जो हमें 6 वैल्यू दी है। तो हमें एक्स वाई चाहिए था, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए था, एंड बस इतना ही, समेशन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। अभी ये निकाला है कोरिलेशन के लिए, इसी में हम कोरिलेशन भी देखेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये एक्स था, ये वाई था, तो एक्स वाई मतलब इनका मल्टीप्लाई किया,
और इनको ऐड किया, तो ये लास्ट में समेशन है टोटल वैल्यूज़। वैसे एक्स का स्क्वायर निकाला, वाई का स्क्वायर निकाला और इनको ऐड किया है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को, ये जो समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इनको इसमें पुट करके हमने b1 की वैल्यू फाइंड की, जो कि आई है 3.99। अभी b0 फाइंड करते हैं। अभी b0 क्या होगा, b0 इज इक्वल टू वाई माइनस, ये टाइम इधर भेज देंगे b1 x, तो b0 इज इक्वल टू वाई बार माइनस b1 x। अभी ये क्या होता है, वाई बार मतलब मीन होता है, मतलब कि समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n। अभी समेशन ऑफ y हमने फाइंड किया था 481, n है 6, तो ऐसे ही b1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, और x की वैल्यू होती है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, x बार की वैल्यू। तो ये वैल्यूज पुट करके हमने b0 की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अभी इनको इस मेन फार्मूले में पुट करना है, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा तो रिग्रेशन ऑफ लाइन का, जो कि आता है y इज इक्वल टू 59.55, जो कि b0 की वैल्यू है, प्लस 3.99 जो b1 की वैल्यू है, इंटू x। इस एग्जांपल में हमको ये नहीं पूछा था कि x की वैल्यू ये पुट करो और फिर y की क्या आएगी। अगर कभी पूछा जाए कि समझो 14th वीक का सेल निकालो, तो x इज इक्वल टू, जो भी कंडीशन दी रहेगी, x इज इक्वल टू पुट करो फॉर्मूला में और वैल्यू मिल जाएगी अपने को, इधर पॉइंट में आती है x y की वैल्यू एट 14, ये 115 पॉइंट जो भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है। अभी आपने जो जर्नल फार्मूला देखा रहेगा वो कुछ ऐसे ही है, हार्ड है थोड़ा याद करने के लिए। ये जो फार्मूला है ये निकाला है भाई आपने टॉपर, जिसका नाम है राज विश्वकर्मा। उसने क्या पता कि इधर से फार्मूला निकाला है, बोला था ये इजी फार्मूला है। ये जो पूरी टाइम है इसको समेशन ऑफ सिर्फ एक्स वाई लेते हैं, और डिवाइड में समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई द होल स्क्वायर। तो बस इसमें वैल्यू पुट करो और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगा। अभी ये क्या होता है, ये रिग्रेशन ऑफ लाइन, ये सब डिटेल में पार्ट 1 में कवर्ड है कि थियरी क्या है। इसमें बस हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि एक्स और वाई कैसे कोरिलेटेड है, जिसकी वैल्यू आई है 9.21, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर वाई एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा, ये बताता है ये। और ये मैग्नीट्यूड बताता है कितने मैग्नीट्यूड से घटेगा, कितने मैग्नीट्यूड से बढ़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना कि ये ऐसी वीडियोज़ हेल्पफुल है, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो आने के बाद जल्दी मिल जाए। और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है। जय श्री राम।